Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लंग कोलैप्स यानी कि एटेलेक्टेसिस के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, एटेलेक्टेसिस के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट होगा। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में। इस पार्ट में हम सिर्फ बात करेंगे कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया था एटेलेक्टेसिस बेसिकली दो कारण से होता। ब्लॉक्ड एयरवे यानी कि जो दो टाइप होते हैं एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स के, वो होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। यही मेन दो कॉजेस भी होते हैं। पहला है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ब्लॉक्ड एयरवे और दूसरा होता है हमारा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि आउटसाइड द लंग वाले हमारे फैक्टर्स। जनरली ये देखा जाता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया, कि एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स पोस्ट सर्जिकल ज्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए जनरल एनेस्थीसिया, जिन पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है उनमें एटेलेक्टेसिस ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया एक कॉमन कॉज होता है एटेलेक्टेसिस का। जनरल एनेस्थीसिया के कारण हमारे जो रेगुलर पैटर्न होता है ब्रीदिंग का, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि हमारे जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं हमारे एल्वियोलाई में, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो एयर सैक है यानी हमारे एल्वियोलाई है, वो डिफ्लेट नहीं हो पाते, यानी कि वो रिलैक्स नहीं हो पाते, वो इन्फ्लेट हो जाते हैं बट वो रिवर्स नहीं हो पाते। इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नियरली सबको किसी न किसी फॉर्म ऑफ एटेलेक्टेसिस होता है, जिनमें किसी न किसी तरह की सर्जरी हुई है जिसमें उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। सबसे ज्यादा एटेलेक्टेसिस हार्ट बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स में हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है जैसे सीएबीजी, तो ऐसे पेशेंट्स में एटेलेक्टेसिस ज्यादातर देखने को मिलता है। जनरली हमारे जो एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया, वो हमारा एक कॉमन कॉज होता है एटेलेक्टेसिस का। क्यों होता है ये हमने बात कर ली है। ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि
म्यूकस प्लग। सो अगर म्यूकस प्लग का बिल्डअप हुआ है या म्यूकस डिपोजिशन हुआ है बहुत ज्यादा एयरवेज में, तब एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स हो सकता है। ये जनरली सर्जरी के बाद या सर्जरी के टाइम ज्यादातर देखने को मिलता, क्योंकि कई सर्जरीज में ये एडवाइस किए जाते हैं कि आप कफ ना करें, कि उससे हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। इसलिए सर्जरी के बाद या म्यूकस डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है एयरवेज में। ड्रग्स जो हमें सर्जरी के दौरान दिए जाते हैं, उनके कारण भी हमारी जो ब्रीद होती है वो डीप नहीं हो पाती। सो हमारे जो नॉर्मल सिक्रीशंस होते हैं वो सिर्फ एयरवेज में कलेक्टेड रहते हैं। अगर सक्शनिंग की जाए, जो कि सर्जिकल या पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, सो सक्शनिंग के से ही हम उन सिक्रीशंस को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सक्शनिंग के बाद भी कुछ सिक्रीशंस वहां लेफ्ट आउट रह जाते हैं, जो वहां पे ऑलरेडी एक प्लाग डिपोजिशन बना चुके होते हैं। म्यूकस प्लग्स जनरली बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, जिनमें सिस्टिक फिब्रोसिस या उनमें अस्थमा अटैक्स जिनमें आते हैं, उनमें म्यूकस प्लग देखने को ज्यादा मिलता है। सो अगर हमारे एयरवेज में एक्सेसिव म्यूकस डिपोजिशन हुआ है, सो उसके कारण हमको एटेलेक्टेसिस हो सकता है या लंग कोलैप्स हो सकता है, जो कि ड्यूरिंग द सर्जरी या सर्जरी के बाद भी हो सकता है। कॉमनली बच्चों में ये देखा जाता है कि एटेलेक्टेसिस होने का एक कारण होता है कि अगर कोई उन्होंने एक फॉरेन बॉडी को इनहेल कर लिया है, जैसे कोई पीनट है या किसी छोटे से छोटा जो टॉय है उसे अगर उन्होंने इनहेल कर लिया है, जिसके कारण एक फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो गई है या फॉरेन बॉडी प्रेजेंट हो गई है हमारे लंग्स में, सो उसके कारण भी एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सो इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो हमारे एयर सैक है, जो हमारे एल्वियोलाई है, वो इन्फ्लेट तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें डिफ्लेशन नहीं हो पाता या उनमें रिलैक्सेशन नहीं हो पाते। अगर एयरवे में किसी तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, दैट वो कैंसरस हो सकता है या बिनाइन हो सकता है या मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो अगर किसी तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ है या ट्यूमर फॉर्मेशन है हमारे एयरवेज में, तो इसके कारण भी हमारे जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं। उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमारे जो एल्वियोलाई है वो डिफ्लेट नहीं हो पाते, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते, यानी उनमें सिर्फ इन्फ्लेशन होता है। और इसके कारण जो गैसियस एक्सचेंज है लंग्स का वो एबनॉर्मल हो जाता है। सो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज ना होने के कारण पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती।
सो इस इमेज में बेसिकली हम म्यूकस प्लग को देख रहे हैं। सो म्यूकस प्लग डिपोजिशन होने के कारण हमारे बॉडी में अगर कहीं पर भी म्यूकस प्लग डिपोजिशन है या हमारे एयरवेज में म्यूकस प्लग डिपोजिशन है तो हमें लंग कोलैप्स हो सकता है। पीनट अगर इनहेल किया गया है या कोई भी ऐसा सॉफ्ट टॉय इनहेल किया गया है तो हमें एटलेक्टेसिस हो सकता है। ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि वो खेलते खेलते इनहेल कर जाते हैं, किसी टॉय को, छोटे से छोटे टॉय को इनहेल कर जाते हैं। सो उसके कारण जो एयरवेज है, जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं कि उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता। एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वहां से जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसके कारण जो हमारे एल्विलाई हैं या एल्विलाई हमारे इन्फ्लेट हो रहे हैं लेकिन डिफ्लेट नहीं हो पा रहे हैं। सो इसके कारण हमारा जो फुल पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती और अल्टीमेटली पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है, जो कि ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज के कारण होता है। और जैसे कि बच्चे ने इनहेल किया है किसी भी छोटे से छोटे आइटम को या छोटे से छोटे चीज को, सो उससे उसके इन जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो एयरवेज के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही हमारा जो ऑब्स्ट्रक्टिव एटलेक्टेसिस है वो होते हैं। अगर किसी तरह का कोई ट्यूमर है, यानी अगर हमारे एयरवेज में किसी तरह का कोई ट्यूमर है तो उसके कारण भी हमारे जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमारे जो लंग्स है उनमें प्रॉपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं हो पाता। सो अल्टीमेटली हमारे जो एल्वियोलाई है, जो एयर सैक है, उनमें भी प्रॉपर डिफ्लेशन नहीं हो पाते। वो इन्फ्लेट हो जाते हैं बट डिफ्लेट नहीं हो पाते। इसके कारण जो हमारे बॉडी का जो गैसियस एक्सचेंज है वो इम्प्रॉपर हो जाता है और उस पुअर गैसियस एक्सचेंज के कारण पुअर यानी कि हमारे एयरवेज के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वह जो पेशेंट है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती। उसे इनसफिशिएंट ऐसा लगता है कि उसे ब्रीद नहीं हो रही है, बहुत डीप ब्रीद नहीं होती। सो इससे ट्यूमर के प्रेजेंस के कारण भी हमारे एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं और अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एटेलेक्टेसिस हो सकता है। अभी तक हमने जनरली बात की ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस के बारे में। सो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस में बेसिकली हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी एक्सटर्नल या हमारे बाहरी फैक्टर्स जिसमें कि हमारे एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है उन फैक्टर्स के कारण होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा जिससे एटेलेक्टेसिस हो सकता है वो है हमारा इंजरी। किसी भी तरह का अगर चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, कोई फॉल
पेशेंट बहुत हाइट से गिरा है या किसी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, सो इसके कारण भी पेशेंट जिसमें डीप ब्रीद नहीं ले पाता, क्योंकि अगर चेस्ट ट्रॉमा है, ब्रीथ की डैमेज है, तो उसको ब्रीद लेने में या बहुत गहरी सांस लेने में पेशेंट को पेन होता है। सो इसके कारण भी पेशेंट का जो लंग है वो कोलैप्स हो सकता है या पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है, क्योंकि पेन के कारण या ट्रॉमा के कारण जो उसमें जो लंग है उसके उसमें कंप्रेशन हो जाता है और अल्टीमेटली प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसके कारण पेशेंट की जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एबिलिटी है, वो सप्रेस हो जाती है। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन बेसिकली ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे प्लूरल कैविटी में एक्सेसिव फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, यानी कि हमारे प्लूरा में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाना, और जो हमारे टिश्यूज है, जो लंग्स है, जो चेस्ट वॉल के जो टिश्यूज है, उनमें जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है तो इसके कारण भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है, जो अल्टीमेटली पुअर गैसियस एक्सचेंज को रिजल्ट करते, और उससे जो पेशेंट की ब्रीदिंग है वो इम्प्रॉपर या एबनॉर्मल हो जाती है। निमोनिया, निमोनिया बेसिकली एक लंग इन्फेक्शन, सो जिसमें लंग कंसोलिडेशन होता है। लंग इन्फेक्शन के कारण कुछ एरियाज में हमें एक्सरेज में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, जो कि एक साइड में भी हो सकता है या बाइलेटरल निमोनिया भी हो सकता है। सो उस कंसोलिडेशन के कारण हमें एटेलेक्टेसिस यानी कि लंग कोलैप्स, जिसमें कि एयरवेज हमारे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुए हैं, बट इन्फेक्शन के कारण हमारे लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। जैसे कोविड में हमने देखा कि कोविड में अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो बाइलेटरल निमोनिया से उन्हें क्लासिफाई या उन्हें डायग्नोज किया जाता था, क्योंकि उनमें लंग कंसोलिडेशन देखने को मिलता था, और उनमें जो पहली हम सिम्टम देखते थे वो होता था ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो जिन पेशेंट्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है और उनमें अगर लंग इन्फेक्शन है, निमोनिया है, सो उसमें हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है। निमोनिया हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, किसी भी टाइप में अगर निमोनिया प्रेजेंट है तो उसके कारण एटेलेक्टेसिस हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एयर लीक होते हैं स्पेस में, यानी कि हमारे लंग और चेस्ट वॉल के बीच में हमारा जो एयर है वो लीक होता है, जिसके कारण इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली लंग कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि हमारे जो लंग है वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लगते हैं, उनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने एयर जितना एयर हम इनहेल करते हैं वो लीक होती है, वो हमारे जो चेस्ट वॉल है और लंग्स के बीच में लीक होने लगती है। सो उसके कारण इनडायरेक्टली, न्यूमोथोरैक्स के कारण इनडायरेक्टली एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स हो सकता है।
प्लूरल इफ्यूजन जैसे हमने बात किया कि इसमें हमें जो हमारे जो प्लूरल कैविटी है उसमें एक्सेसिव फ्लूइड का डिपोजिशन होता है। सो बेसिकली जैसा हम देख रहे हैं इस इमेज में कि हमारे जो प्लूरल है, जो हमारा प्लूरा है, लंग लाइनिंग है, जो लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच का जो स्पेस है, सो उसमें हमें जब एक्सेसिव फ्लूइड डिपोजिशन होता है तब हम ऐसी कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, जिसके कारण जो लंग्स की फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो जाती है। जो लंग्स हमारे इन्फ्लेट जो हमारे लंग्स एक्सपैंड करता है, रिलैक्स करता है, वो एबनॉर्मल होता है। और बेसिकली हमारे जो एल्वियोलाई है, जो एयर सैक है, उनमें एक गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। सो इसलिए हमारा जो प्लूरल इफ्यूजन के कारण हमें एटेलेक्टेसिस हो सकती है। निमोनिया निमोनिया में जैसे कि बेसिकली एक तरह का लंग इन्फेक्शन है। सो इसमें हमारे जो नॉर्मल एयर सैक है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि उनमें जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है उसका डिपोजिशन हो जाता है और लंग कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। इसलिए ऐसी कंडीशन के कारण पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स न्यूमोथोरैक्स में बेसिकली हमारा जो एयर है और जो फ्लूइड है वो हमारा लीक होता है हमारे प्लूरल स्पेस में, या हमारे जो चेस्ट वॉल लंग के बीच का जो स्पेस है वहां पे हमारा एयर लीक होने लगता है। इसके कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एटेलेक्टेसिस होता है, क्योंकि पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो एबनॉर्मल हो जाती है। पेशेंट डीप ब्रीद नहीं कर पाता है और पेशेंट को ये लगता है कि उसको किसी ने थोरैक्स एरिया से पकड़ के रखा है या उसको बहुत एक्सेसिव पेन है, जो कि किसी भी कंडीशन के कारण हो सकता है। सो बेसिकली न्यूमोथोरैक्स के कारण भी एटेलेक्टेसिस जैसी सिचुएशन एराइज हो सकती है। और ये बेसिकली क्योंकि इसमें हमारे एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहे, इसलिए ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग एटेलेक्टेसिस कॉज करते हैं। स्कैरिंग ऑफ लंग टिश्यू, यानी अगर हम किसी भी सर्जरी के कारण या किसी लंग डिजीज के कारण या किसी इंजरी के कारण अगर हमारे जो लंग टिश्यूज है वो डैमेज हो गए हैं या उनमें किसी तरह का स्कार फॉर्मेशन हो गया है, तो इसके कारण भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है। अगर कोई एक ट्यूमर प्रेजेंट है जो हमारे लंग्स को डिफ्लेट होने से रोक रहा है या एयरवे जो हमारे पैसेजेस उनको ब्लॉक कर रहा है, सो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या उसके कारण भी पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है, क्योंकि ट्यूमर के प्रेजेंट के कारण जो हमारे एयरवेज है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। सो अल्टीमेटली पेशेंट प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाता है, प्रॉपर अमाउंट में एयर लंग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज यानी कि हमारे एल्वियोलाई सैक वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। उनमें एक इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है और जो अगर उनमें स्कार फॉर्मेशन है और ट्यूमर है, दोनों भी अगर है, तब तो और भी ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाती है पेशेंट की, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग टोटली डीप नहीं हो पाती और इनसफिशिएंट ब्रीदिंग के कारण पेशेंट को कई बार बहुत ज्यादा टायर्डनेस लगती है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है उसके स्पेशली चेस्ट और थोरैक्स एरिया में।
सो अगर हम इस इमेज को देखें तो एक साइड हमारा हेल्दी लंग है, एक साइड हमारा कैंसरस लंग है। सो कैंसरस में बेसिकली हमारे जो कार्सिनोमा सेल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर वो बिनाइन है, लोकलाइज्ड है, तो अगर वो मेटास्टैटिक हो रहे हैं, उनमें मेटास्टेसिस हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, फैल रहे हैं, सो उसके कारण भी हमारे जो एयरवेज है उनमें प्रॉपर एयर नहीं जा पाती और अल्टीमेटली जो लंग हमारा प्रॉपरली डिफ्लेट नहीं हो पाता। सो पुअर डिफ्लेशन के कारण हमारे बॉडी से जो गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। साइन और सिम्टम्स। सो बेसिकली अब तक हमने कॉजेस के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को लंग कोलैप्स या एटेलेक्टेसिस है। ये सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन। सो पेशेंट को चेस्ट पेन किसी भी कारण से हो सकता है और उसी उन्हीं कारणों में से एक कारण होता है हमारा एटेलेक्टेसिस। जैसा मैंने बात किया है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस है या किसी भी कोई एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है या ट्यूमर है, सो उसके कारण जिसमें लंग का डिफ्लेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, एल्वियोलाई से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो सकती है, जो कि निमोथोरैक्स या निमोनिया जैसे लंग इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। शैलो ब्रीदिंग पैटर्न। पेशेंट का जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है और काफी शैलो हो जाता है। जो चेस्ट एक्सपेंशन है, क्योंकि लंग्स हमारे प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अगर हम चेस्ट एक्सपेंशन को मेजर करें तो वो हमें रिड्यूस्ड मिलता है, वो हमें कम मिलता है। रेस्पिरेटरी रेट हमारा इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है उनका फंक्शन बढ़ जाता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो ज्यादा स्ट्रेस झेलते हैं सो दैट लंग्स प्रॉपरली काम करें। इसीलिए जो हमारा जो वर्क होता है, जो ब्रीदिंग का वर्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को कई बार ऐसा बहुत जल्दी ये लगता है कि उसे थकान हो रही है, पेशेंट फटीग हो रहा है या उसको टायर्डनेस लग रही है। इन सब सिम्टम्स के कारण
बेसिकली डिक्रीज ब्रीदिंग या डिक्रीज या शैलो ब्रीदिंग के कारण जो ब्रीद साउंड होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जो कि हमारे अगर हम जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें कम ब्रीदिंग साउंड सुनाई देते हैं। अगर हमारे अपर लोब में एटेलेक्टेसिस है तो ब्रोंकियल साउंड सुनाई दे सकता है, क्योंकि हमारे जो एयरवेज की प्रॉक्सिमिटी उस वक्त ज्यादा होती। हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया, सो इसमें हाइपोक्सिया बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लेस ब्रीद कर पाता है पेशेंट, पेशेंट की ब्रीदिंग डीप नहीं हो पाती है, एयर प्रॉपर लंग्स में नहीं एंटर कर पाते हैं किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव कारणों से, या किसी भी लंग इन्फेक्शन के कारण से जो प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न है वो नहीं हो पाता। इसलिए पेशेंट को टायर्डनेस फील होता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होता है। सो इन सिम्टम से हम एक आइडिया लगा सकते हैं विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट के, हम एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है। स्पेशली अगर पेशेंट पोस्ट सर्जिकल है, पेशेंट को पोस्ट सर्जिकल ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, या इन सिम्टम्स के कई या इन सिम्टम्स में से कई अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है, तब हम ये कह सकते हैं कि उनमें एटेलेक्टेसिस हुआ है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके प्रेजेंस होने के कारण पेशेंट में रिस्क ज्यादा होता है एटेलेक्टेसिस होने का। सो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, पेशेंट की एज ज्यादा होती है या ओल्डर एज के पेशेंट हैं और पोस्ट सर्जिकल उनमें ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, या उनमें एज ज्यादा होने के कारण जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, या उनमें किसी तरह के पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस को यूज किया गया है, सो उनमें एटेलेक्टेसिस डेवलप होने का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। किसी ऐसी कंडीशन अगर पहले से प्रेजेंट है जिसमें स्वेलो स्वेलो करने में डिफिकल्टी, यानी कि डिस्फेजिया अगर पहले से ही किसी भी पेशेंट को है, तो उसमें ये चांस ज्यादा है कि पोस्ट सर्जिकल या जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट में ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। पेशेंट अगर बेड रिडन है या उसमें फ्रिक्वेंटली पोजीशन की चेंज नहीं है, सो इसलिए ऐसे पेशेंट में किसी एक साइड के लोब में कंसोलिडेशन या म्यूकस का डिपोजिशन ज्यादा हो सकता है। सो इस डिपोजिशन के कारण भी पेशेंट को एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी तरह की लंग डिजीज है, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, या सिस्टिक फिब्रोसिस है, तो ऐसे लंग डिजीजेस अगर किसी को पहले से ही प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि उनमें पोस्ट सर्जिकल या जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद उनमें
एटेलेक्टेसिस हो सकता है। रिसेंट एब्डोमिनल या चेस्ट सर्जरी, सो अगर किसी तरह की एब्डोमिनल या चेस्ट सर्जरी हुई जिसमें पेशेंट को चेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा पेन है, तो उसके कारण पेशेंट जो है बहुत डीप ब्रीथ नहीं करता है और उसको कफ करने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उससे राइज होता है और इंसिजन्स टूटने का खतरा ज्यादा रहता है, या जो स्टिचेस लगते हैं वो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में म्यूकस का डिपोजिशन ज्यादा होता है। सो म्यूकस के डिपोजिशन के कारण पेशेंट में एटेलेक्टेसिस डेवलप हो सकता है। जनरल एनेस्थीसिया, जैसे अगर पेशेंट को रिसेंटली किसी तरह का या किसी भी फॉर्म में जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, तो उसमें ये ऑब्वियस से चांस है कि उसमें ये ज्यादा रिस्क रहता है कि वो एटेलेक्टेसिस डेवलप कर ले। अगर पहले से किसी भी डिफॉर्मिटी जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या किसी तरह की न्यूरो मस्कुलर कंडीशन के कारण जो ब्रीदिंग मसल्स है, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है, अगर वो वीक है, तो उसके कारण भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है, क्योंकि उसमें जो मेन रीजन होता है वो हमारा पुअर लंग फंक्शनिंग होता है। तो पुअर लंग फंक्शनिंग के कारण जो गैसियस एक्सचेंज वो प्रॉपर नहीं हो पाता और अल्टीमेटली पेशेंट डीप ब्रीथ नहीं कर पाता है। अगर किसी तरह के पेशेंट मेडिकेशन में जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं शैलो ब्रीदिंग, सो उन मेडिकेशन के प्रोलॉन्ग यूज के कारण भी पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाता। सो अल्टीमेटली पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है। किसी तरह का ऐसा पेन है या कोई इंजरी हुई है जिसके कारण जो कफ है वो बहुत ही पेनफुल है, या किसी तरह का रिब फ्रैक्चर अगर हुआ है जो कि डीप ब्रीदिंग में काफी पेनफुल होता है, सो ऐसे केसेस में ऐसे पेशेंट्स में एटेलेक्टेसिस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कोई चेन स्मोकर है या काफी लंबे टाइम से वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो एटेलेक्टेसिस डेवलप कर ले, क्योंकि उसमें जो लंग कंसोलिडेशन है या उसमें लंग इन्फेक्शन है, जो जो उनकी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो उनकी वीक हो जाती है। सो अल्टीमेटली वीक रेस्पिरेटरी मसल्स के कारण, क्योंकि निकोटीन के प्रेजेंस के कारण हमारे जो लंग्स हैं उनमें एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस लेयर के कारण जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और इम्प्रॉपर ब्रीदिंग के कारण या इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल पैटर्न के कारण पेशेंट के लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इन डैमेजेस के कारण पेशेंट को एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है।
अभी तक हमने बात किया कॉजेस के बारे में, जिसमें हमने ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों टाइप के बारे में बात की। फिर हमने बात किया साइन और सिम्टम्स के बारे में। फिर हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एटेलेक्टेसिस के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर कोई एक छोटे से एरिया लंग के किसी एक पार्ट में एटेलेक्टेसिस डेवलप हुआ है या कोलैप्स हुआ है, वो इजीली ट्रीटेबल है। बेसिकली उसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर एटेलेक्टेसिस ज्यादा है, ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लो ब्लड ऑक्सीजन यानी कि हाइपोक्सीमिया। एटलेक्टेसिस के कारण पेशेंट के लंग्स में ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है। अल्टीमेटली हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है हमारे एयर सैक से, हमारे एल्वियोलाई से, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उसके कारण हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है वो भी हमारा कम हो जाता है और पेशेंट को हाइपोक्सीमिया जैसी सिचुएशन से सफर करना पड़ता है। निमोनिया निमोनिया के कारण एटेलेक्टेसिस हो सकता है और एटेलेक्टेसिस के कारण निमोनिया एराइज हो सकता है। अगर किसी तरह का म्यूकस डिपोजिशन है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस होता है, उसके कारण पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन के कारण ये देखा जाता है कि एटेलेक्टेसिस या लंग कोलैप्स वाले पेशेंट्स को अल्टीमेटली निमोनिया किसी भी फॉर्म का हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है एटेलेक्टेसिस का। अगर एटेलेक्टेसिस के कारण कोई एक ऐसी लोब है जिसका लॉस हो गया या पूरा लंग खराब हो गए हैं, डैमेज हो गए, पर्टिकुलरली अगर हम बेबी में बात करें, एक छोटे इन्फेंट में बात करें, या किसी को ऐसे बारे में बात करें जिसको पहले से ही लंग कोई डिजीज रही है, अगर ऐसे पेशेंट्स में एटेलेक्टेसिस होता है या लंग कोलैप्स होता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी फेलियर है वो अपने आप में भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। एटेलेक्टेसिस अगर बच्चों में देखें, या हम जैसे अब बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के बारे में, हमने जो रिस्क फैक्टर्स में देखा, हमने कॉम्प्लिकेशंस में देखा कि रेस्पिरेटरी फेलियर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसा हमने बच्चों में देखा था कॉजेस में कि एटेलेक्टेसिस का मेन रीजन होता है कि अगर वो कोई एक फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑब्जेक्ट को वो इनहेल कर लेते, जैसे कि पीनट है या कोई एक टॉय है जो जिसे वो इनहेल कर लेते हैं, जिसके कारण उनके एयरवेज का ब्लॉकेज हो जाता है। सो बच्चों में ये एटेलेक्टेसिस ना हो, ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस ना हो, उनके जो एयरवेज है वो ब्लॉकेज ना हो, इसलिए बच्चों से हमेशा ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को दूर रखना, ऐसे छोटी चीजों को, बारीक चीजों को हमें दूर रखना है और बच्चों को हमेशा अपनी नजर के सामने रखना है। क्योंकि अगर वो किसी भी ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट को इनहेल कर ले जाते हैं और उससे उनके एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनमें एटेलेक्टेसिस डेवलप हो सकता है। एडल्ट्स में एटलेक्टेसिस बेसिकली पोस्ट सर्जिकल ही ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर कोई एक सर्जरी है जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है किसी पर्टिकुलर टाइम पे,
तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से ये बात कर लेनी चाहिए कि हम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाने वाले हैं, जिन स्ट्रेटजीज को अपना के हम इसके रिस्क फैक्टर से बच सके, या इस जो रिस्क है, जो हमारा एटेलेक्टेसिस का रिस्क है, उसे हम कैसे कम कर सके। जैसे कुछ रिसर्चेस सजेस्ट करते हैं कि अगर पेशेंट की मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाए, मसल ट्रेनिंग करवाई जाए प्री ऑपरेटिव टाइम पे, तो पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट का जो रिस्क होता है एटेलेक्टेसिस का, वो कम से कम हो जाता है। सो यहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट का प्री ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि अगर हम स्पायरोमीटर की बात करें, सो स्पायरोमेट्री करवाई जा सकती है, जिसके बारे में हम डिटेल में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में बात करेंगे। सो स्पायरोमेट्री करवा करके पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उन्हें ट्रेन किया जा सकता है, उनकी जो ब्रीदिंग है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे जो पेशेंट के अल्टीमेटली पेशेंट का जो रिस्क है एटेलेक्टेसिस डेवलप करने का वो कम से कम हो सकता है। सो अल्टीमेटली अगर पेशेंट की ब्रीदिंग प्रॉपर है, पेशेंट के मसल्स प्रॉपर है, सो उसके कारण पेशेंट का एटेलेक्टेसिस डेवलप नहीं होता। प्रिवेंशन के बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कि कैसे हम एटेलेक्टेसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। सो अगर हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो एक डॉक्टर की फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर ऑस्कल्टेट करते हैं, और ऑस्कल्टेट करने के बाद पेशेंट के जो हार्ट साउंड है उसे सुनते हैं। सो अगर उन्हें वहां किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी लगती है, और पेशेंट की एक जनरल हिस्ट्री लेने के बाद अगर वो उसको ये जानते हैं कि इसकी कोई रिसेंट में सर्जरी हुई है, या उसको एनेस्थीसिया दिया गया है, या स्मोकिंग की हैबिट रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसे आगे के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन। सो सीटी स्कैन बेसिकली एक सेंसिटिव टेक्निक है जो कि एक्सरे से एडवांस्ड है। सो एक्सरे
में, क्योंकि हमको सिर्फ लंग कंसोलिडेशन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सीटी स्कैन हमें बेटर आइडिया देता है, बेटर एक एरिया हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हमें कई फैक्टर्स के बारे में पता चल सकता है, जो कि हमारे लंग टिश्यूज के बारे में भी हम जान सकते हैं। किसी तरह के कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमें एक्सरे में भी पता चल सकता है, बट अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है सो उसके कारण भी ये चीज जानी जा सकती है कि अगर ट्यूमर है तो उसके कारण भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है। सो अगर एटेलेक्टेसिस है तो किस टाइप का एटेलेक्टेसिस है, ये डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरे हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो बहुत ही इजी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और उसे करने के लिए किसी तरह की कोई भी डिवाइस की जरूरत या हमें हॉस्पिटल सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि होता है हमारा ऑक्सीमेट्री। सो पल्स ऑक्सीमीटर के हेल्प से हम ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, जिसे हम SpO2 लेवल कहते हैं, हमारा सैचुरेशन लेवल कहते हैं, उसे पता लगाया जा सकता है। सो इसके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है, और उसे हमें किसी भी एक फिंगर में लगाना पड़ता है। सो उससे हमारा जो सैचुरेशन लेवल है, जो SpO2 लेवल है, वो हमें पता चल जाता है। सो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर सैचुरेशन लेवल हमारा कम है, जनरली 94 के ऊपर अगर हमारा सैचुरेशन लेवल है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। अगर उससे कम है, पेशेंट की एज कम है, सो उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को एटेलेक्टेसिस है या किसी तरह के लंग एबनॉर्मेलिटी पेशेंट में है। सो लंग एबनॉर्मेलिटी को बिना किसी सीटी स्कैन या एक्सरे को डिटेक्ट करने का जो एक तरीका होता है वो हमारा ऑक्सीमेट्री होता है। तो जैसे इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि पहला है हमारा ऑक्सीमीटर। सो ऑक्सीमीटर में हमें पल्स रेट अपनी देखने को मिल जाती है, हमें अपना जो SpO2 लेवल है वो देखने को मिल जाता है, जो कि परसेंटेज में रहता है। सो SpO2 मतलब हमारा ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल, यानी हमारे ब्लड में कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हम देख सकते हैं हमारे पल्स ऑक्सीमीटर से, जिसे इजीली कोई भी मेडिकल शॉप से परचेज किया जा सकता है, और उसे किसी भी फिंगर में लगा करके उसको चेक किया जा सकता है। दूसरा हमारा जो टेक्निक है वो हमारा है ब्रोंकोस्कोपी। सो ब्रोंकोस्कोपी के लिए जो पेशेंट के एयरवेज हैं उसमें एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, और फिर उस एयरवेज को और जो टिश्यूज हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। अगर वहां किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है या एल्वियोलाई सैक की किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है, तो ब्रोंकोस्कोपी की हेल्प से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है।
इसके बाद हम अल्ट्रासाउंड से भी थोरैक्स की एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसके हेल्प से हम दो टाइप ऑफ जो एटेलेक्टेसिस है उसके बीच को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हार्डनिंग है, स्वेलिंग है लंग की, किसी तरह का लंग कंसोलिडेशन है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी, जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि एक फ्लेक्सिबल लाइट ट्यूब हमारे थ्रोट के थ्रू हमारे एयरवेज में इंसर्ट की जाती है और किसी तरह के ब्लॉकेज या म्यूकस प्लग या फॉरेन बॉडी या ट्यूमर उसको डिटेक्ट किया जाता है। सो ब्रोंकोस्कोपी के हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को, फॉरेन बॉडी को या ट्यूमर को, या हम म्यूकस म्यूकस प्लग डिपोजिशन कर जो रिमूवल है वो मुश्किल होता है ब्रोंकोस्कोपी से, बट ट्यूमर या फिर ब्लॉकेज किसी तरह का है, फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, तो उसे रिमूव किया जाता है। सो ब्रोंकोस्कोपी को एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल और साथ ही एक ट्रीटमेंट टूल में भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट, हमारे जो एटेलेक्टेसिस है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कॉज क्या होता है, कि एटेलेक्टेसिस का कॉज क्या है। माइल्ड एटेलेक्टेसिस जो है वो हमारा जनरली विदाउट किसी ट्रीटमेंट के ही चला जाता है। अगर जैसे जनरल एनेस्थीसिया के बाद है, पोस्ट सर्जिकल है, तो अगर पोस्ट सर्जिकल कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करवाया जाए तो उसके साथ साथ पेशेंट का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो करते हैं, उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से पेशेंट के लंग्स को वापस से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन करवाया जा सकता है। कुछ मेडिकेशंस को यूज किया जा सकता है जो हमारे सिक्रेशन है, जो हमारे म्यूकस है, उन्हें लूजन अप करने के लिए, और फिर सक्शनिंग या फिजियोथेरेपी की हेल्प से वहां पे जो सिक्रेशन है उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। सो ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो अगर ब्लॉकेज है तो सर्जरी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट को जो एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव किया जाता है, जो कि बेसिकली ब्रोंकोस्कोपी होता है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में बात की। सो ब्रोंकोस्कोपी में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट की जाती है और उससे किसी भी तरह के जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई एक ट्यूमर है या जिस ट्यूमर के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, एटेलेक्टेसिस हुआ है, तो ट्रीटमेंट में हमें कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है या नहीं भी पड़ सकती। सो ट्रीटमेंट में हम ऐसे टेक्निक्स यूज करेंगे या ऐसे मेथोडोलॉजी यूज करेंगे जिससे या तो वो ट्यूमर श्रिंक हो जाए या उस ट्यूमर को हम पॉसिबल हो तो रिमूव कर सके। सो ब्रोंकोस्कोपी में बेसिकली जैसा हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक फाइबर ऑप्टिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और कंप्यूटर के हेल्प से उसे हम देख सकते हैं, हमारी जो ब्रोंकाई है हम उसे देख सकते हैं। फिर इसी ट्यूब से जो हमारा फॉरेन बॉडी है या जो हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट्स है उन्हें रिमूव किया जा सकता है या उन्हें हम हटा सकते हैं और अपने एयरवेज को फ्री कर सकते हैं। ब्रीदिंग ट्रीटमेंट। सो ब्रीदिंग ट्रीटमेंट में कुछ पेशेंट जिनमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा है, जिनका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ब्रीदिंग ट्यूब की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर से पेशेंट को एक
कंटिन्यूअस प्रेशर या ऑक्सीजन दिया जाता है। अगर उनमें जो बहुत वीक हैं या जिनमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है सर्जरी के बाद, सो बेसिकली उनकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन को देने के लिए हम सीपीएपी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिससे हमारे जो एयरवेज में एक पॉजिटिव प्रेशर हमेशा बना रहे, सो उसका हम यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन, या जिसे हम कॉमन भाषा में वेंटिलेटर कहते हैं। सो मैकेनिकल वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिससे पेशेंट को ब्रीदिंग में हेल्प किया जाता है, या अगर वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, सो उसको हेल्प किया जाता है ब्रीद करने में। इसके कई बेनिफिट भी होते हैं, बट एक मेजर रिस्क होता है इन्फेक्शन का। सो इसमें हम पेशेंट को एक आर्टिफिशियल एयरवेज से हम पेशेंट को एयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे और पेशेंट को वेंटिलेटर में रहने का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है, या पेशेंट का जो सैचुरेशन लेवल है वो कितना अनस्टेबल है या कितना कम है, जिसमें पेशेंट को एक ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है, एक वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट किया जाता है। और आर्टिफिशियल एयरवे, जो हॉलो ट्यूब हम देते हैं, वो एक आर्टिफिशियल एयरवे होता है जो उनके माउथ में या उनके एयरवेज में अटैच्ड होते हैं, जिसमें हम जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की एक टेक्निक है। ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। सो मैकेनिकल वेंटिलेटर से बेसिकली जो पेशेंट का जो वर्क ब्रीदिंग का जो लोड होता है वो कम हो जाता है। सो जब तक पेशेंट नहीं खुद से ब्रीद कर पा रहा है, सो उसको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर से हेल्प करते हैं ब्रीद करने में। ये मशीन इंश्योर करती है कि हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन डिलीवर हो और इनफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो। इसके जो मेन हम बेनिफिट्स की बात करते हैं अगर, सो पेशेंट जो ब्रीद नहीं कर पाते हैं, जिनमें रेस्पिरेटरी मसल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो उनको ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को यूज कर सकते हैं। पेशेंट की जो रिकवरी होती है उसमें भी ये हेल्प करते हैं, और पेशेंट की जो ब्रीदिंग है जब नॉर्मल करने में भी हेल्प करते हैं। पेशेंट को प्रॉपर या एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी और कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में हेल्प किया जाता है मैकेनिकल वेंटिलेटर से। एक स्टेबल एयरवे को प्रिजर्व करना और किसी भी एस्पिरेशन इंजरी से प्रिवेंट करना मैकेनिकल वेंटिलेटर को यूज किया जाता है, और इससे हम कई एस्पिरेशंस को भी रोक सकते हैं।
सो मैकेनिकल वेंटिलेटर में कई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनके हेल्प से पेशेंट को, अगर वो आर्टिफिशियली कनेक्टेड है तो उसे हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि पहला है सक्शनिंग। सो सक्शनिंग में जैसा हम जानते हैं कि एटेलेक्टेसिस म्यूकस प्लग के डिपोजिशन के कारण हो सकता है। सो म्यूकस प्लग अगर डिपोजिशन है और पेशेंट एक्टिवली सिक्रीशन रिलीज नहीं कर पा रहा है या सिक्रीशंस कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सेंट्रल एयरवेज में, तो सक्शनिंग के थ्रू पेशेंट्स अगर अनकॉन्शियस है तो पेशेंट को सक्शनिंग करवा के उन सिक्रीशंस को रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए बेसिकली एक कैथेटर, एक थिन ट्यूब है, वो इंसर्ट की जाती है हमारे ब्रीदिंग ट्यूब में और फिर उसे रिमूव किया जाता है। अगर हम एक फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर पेशेंट में परकशन किया जाए, वाइब्रेशन दिया जाए, तो उसके जो पोस्चरल ड्रेनेज दिया जाए तो पेशेंट के जो सिक्रीशन होते हैं वो सेंट्रल एयरवेज में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद पेशेंट को सक्शनिंग करवा करके उन सिक्रीशंस को रिमूव किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट कई बार गैग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है या पेशेंट बहुत एक्सेसिव कफ करते हैं और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है देखने में। जो सिक्रीशन है उसमें कई तरह के कुछ ब्लड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये अगर सिक्रीशंस हम क्लियर करते हैं तो पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। ऑल्दो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी पेशेंट के सक्शनिंग करते हुए देखना। एरोसोलाइज्ड स्प्रे मेडिकेशन। सो कई ऐसे पेशेंट हैं जिनमें मेडिकेशंस की डिलीवरी ही उनके ब्रीदिंग ट्यूब के थ्रू हो सकती है। सो इस मेडिकेशन से हम जो एयरवे है उनको इफेक्टिवली अगर डिलीवर करना है, इन मेडिकेशंस को हम एयर वे रूट यूज कर सकते हैं और इस रूट में हमें एरोसोलाइज्ड जो स्प्रे मेडिकेशंस है वो हेल्प करते हैं। प्लस अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर में है पेशेंट तो हम उस ट्यूब के थ्रू पेशेंट का जो लंग्स में डायरेक्टली ये मेडिकेशंस डिलीवर कर सकते हैं, जिससे उसके जो लंग की इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है। ब्रोंकोस्कोपी जैसा हमने देखा कि ब्रोंकोस्कोपी में एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है जिसमें एक कैमरा होता है, एक लाइट एंड ट्यूब होती है और उस ट्यूब की हेल्प से पेशेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव किए जा सकते हैं या उस ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट या इस डिटेक्टेबल टेक्निक को कई डॉक्टर्स एक सैंपल कलेक्शन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। सो अगर सैंपल लेना है, म्यूकस का सैंपल लेना है कि कहीं कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सो उसके लिए भी ब्रोंकोस्कोपी को यूज किया जा सकता है। सो जो हमारा मेन पर्पस होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर का, जो कि कई पेशेंट्स के लिए बहुत पेनफुल भी होता है, लेकिन ये मेन पर्पस है कि पेशेंट की जो लाइफ है उसे सेव करना, प्लस उसमें एक पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवर करवाना। इससे ये डिपेंड करता है कि कौन पेशेंट कितना टाइम तक वेंटिलेटर पे रहेगा, ये डिपेंड उसके टोटल कंडीशंस पे ही करता है। सो वेंटिलेटर पे
डालने से पहले या मैकेनिकल वेंटिलेटर को यूज करने से पहले कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई बार पेशेंट्स को मैकेनिकल वेंटिलेटर के बिना भी ठीक किया जा सके। और जैसे ही पेशेंट के मैकेनिकल वेंटिलेटर के कंडीशन इंप्रूव होने लगती है तो पेशेंट को धीरे धीरे जो मोड होता है वेंटिलेटर का वो कम किया जाता है और पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया लंग कोलैप्स या एटेलेक्टेसिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।